आज फिर से हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत की इतिहास का 7th यानी कि 7वां क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई, या क्या कहते हैं रेलवे, बैंकिंग या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का यदि तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो है लॉर्ड इरविन तक पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों को जो है लॉर्ड इरविन से पढ़ना था। कहाँ से पढ़ना था? लॉर्ड इरविन से। यहाँ तक यानी कि लॉर्ड रीडिंग तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें लॉर्ड इरविन से पढ़ना था। लॉर्ड इरविन जो था 1926 ईस्वी में भारत का वायसराय बना और 1931 ईस्वी में भारत की वायसराय पद से जो है यह हटा था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, लॉर्ड इरविन के काल में जो पहला पॉइंट दिया गया है वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। यानी इरविन के काल में ही साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। ठीक है, पहला पॉइंट। साइमन कमीशन बम्बई क्यों पहुंचा था? क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी जो भारत में आया था 1919 ईस्वी में, इसकी समीक्षा करने आना था इन्हें 1929 यानी कि 10 वर्षों के बाद आना था, लेकिन यह 1928 ईस्वी में ही आ गया, जिस वजह से भारत में साइमन कमीशन का विरोध करा जा रहा था। ठीक है, अब देखिए इसी के विरोध की वजह से जो है इसी का विरोध लाला लाजपत राय ने किया, जिस वजह से पुलिस की लाठी से चोट लगने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। और मृत्यु जब हो जाता है तब भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया था। इस भारतीय चरमपंथी में जो है भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त जो थे बम फेंकने में शामिल थे। तो याद रखिएगा, बम दिल्ली असेंबली में किस किस ने फेंका था? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने फेंका था। और साइमन कमीशन जो भारत आया था वह लॉर्ड इरविन के काल में ही भारत आया था। और इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना दिया गया है इसमें कि जो है लॉर्ड इरविन के काल में क्या क्या कार्य हुआ था, और इस कार्य की डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। और भूख हड़ताल का कारण भारतीयों एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। देखिए, जतीन दास लाहौर जेल में भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल इन्होंने इसलिए किया क्योंकि कैदियों के बीच, भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच भेदभाव किया जा रहा था, जिस वजह से इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और यह भूख हड़ताल किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड इरविन के काल में हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब किया गया? 1929 ईस्वी में किया गया, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, इसी दिन 1929 ईस्वी को ही। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और यह सारा कार्य जो भी हो रहा है यह लॉर्ड इरविन के काल में ही हो रहा है, तो याद रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड इरविन के काल में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहाई कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, एक तो 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। पहला लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लिए, कोई भी नेता भाग नहीं लिया। और 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें भी कांग्रेस के कोई नेता भाग नहीं लिया। 1931 में जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। और डिटेल से इनके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ था ताकि कांग्रेस की तरफ से जो है कोई भी नेता जो है वह क्या कहते हैं लंदन पहुंचे गोलमेज सम्मेलन में। तो इसी इरविन समझौता के तहत गांधी जी जो है लंदन पहुंचे थे दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वायसराय जो आता है वह इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन आता है और लॉर्ड वेलिंगटन 1931 में आता है और 1936 ईस्वी में जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या क्या इसके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ था। पहला पॉइंट दिया गया है कि इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन के काल में हुआ था। किसके काल में? इरविन के काल में। और दूसरा और तीसरा, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछे तो याद रखिएगा वेलिंगटन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? वेलिंगटन के काल में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो प्रतिनिधित्व जो है वो गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। जब गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए तो गांधी जी के सामने जो है वो महात्मा गांधी जी के सामने जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी ने सम्मेलन छोड़कर गोलमेज सम्मेलन छोड़कर वह भारत चल दिए। और गोलमेज सम्मेलन छोड़कर जब वह भारत पहुंचे तो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने, यह रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। इन्होंने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। यह 1932 ईस्वी में क्या और 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन में तो कुछ नहीं किया और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जब सांप्रदायिक पंचांग की बात किया तो गांधी जी जो है वह छोड़कर भारत चले आए और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने सांप्रदायिक पंचांग की जो है यह घोषणा कर ही दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा किस गोलमेज सम्मेलन में? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में। और उस समय अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसके अनुसार जो है दलितों को हिंदू से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया इस सांप्रदायिक पंचांग के तहत। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इससे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दिया तो यह बात सुनते ही गांधी जी पूना के जेल में थे और वहीं जो है गांधी जी ने जो है आमरण अनशन कर दिए। तो इस आमरण अनशन को खत्म करने के लिए अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, और इस पूना समझौता के तहत और अत्यधिक जो है वह दलितों का जो है आरक्षण गांधी जी जो है वो बढ़ा दिए थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जो है आगे नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना जान रहे हैं कि कौन सा कार्य जो है किस वायसराय के समय में हुआ था। ठीक है, अब इसी वेलिंगटन के काल में ही जो है नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। देखिए पहला में भी भाग नहीं लिया, तीसरा में भी भाग नहीं लिया कांग्रेस ने और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्हीं वेलिंगटन के काल में
जो है ना, वेलिंगटन के काल में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था, और यह भूकंप कहाँ आया था? बिहार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था इसी वेलिंगटन के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। तो याद रखिएगा, वेलिंगटन तो वायसराय बना था, और वायसराय बनने से पहले इन्होंने जब कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हुआ था, उसमें इन्होंने सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था, और हिस्सा लेने के बाद जो है हिस्सा लिया था, और इस अधिवेशन यानी 1915 की अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो गवर्नर वायसराय आता है वह लॉर्ड लिनिथगो आता है। लॉर्ड लिनिथगो आता है, और यह 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक जो है यह पद पर रहा। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। किसके समय में? लॉर्ड लिनिथगो के समय में जो है पहली बार आम चुनाव कर। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली बार आम चुनाव कब कराया गया था भारत में, तो लॉर्ड लिनिथगो के काल में। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत जीत चुके थे। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, और क्या कहते हैं उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत, जिसे यूपी के नाम से जाना जाता है अभी, असम में अपनी सरकार बनाई, और प्रथम 6 प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। इनमें से उड़ीसा तक स्पष्ट बहुमत मिला था, और यह दो क्या कहते हैं, यह 2 प्रांत यूपी और असम में जो है इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाकर कुल 8 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड लिनिथगो के काल में हुआ था। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया, और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, जब क्या कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने अपने तरफ से भारतीयों को जब युद्ध में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, और साथ में नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जो है एक नई पार्टी बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को क्या फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 1940 ईस्वी में लीग ने, यानी मुस्लिम लीग का बात कर रहा है, लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। पहली बार आपसे यदि पाकिस्तान की मांग के बारे में पूछ लिया जाए, तो मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन में किया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा लाया गया, और यह किसके काल में लाया गया था? तो याद रखिएगा कि यह जो लाया गया था लॉर्ड लिनिथगो के काल में लाया गया था। ठीक है, अभी हम लोग जो है सारे पॉइंट का डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है यह सिर्फ इतना हमें जानना है कि कौन सा कार्यकाल किस वायसराय के समय में हुआ था। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट का डिटेल पढ़ेंगे बारी बारी से। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स प्रस्ताव को क्या करा? दोनों ने अस्वीकार कर दिया। दोनों कौन था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। आधिकारिक कौन थे? वार्ताकार थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज की इस वीडियो में।
ठीक है। अब देखिए यहाँ 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1943 ईस्वी में जब भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में, तो इस समय लिनिथगो जो है वह वायसराय था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है लॉर्ड वेवले के रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे। लॉर्ड वेवले के काल में क्या क्या हुआ था। तो 1944 ईस्वी में लॉर्ड वेवले वायसराय बना और 1947 ईस्वी में वायसराय की पद से हटा। देखिए पहला पॉइंट लॉर्ड वेवले के बारे में क्या दिया गया है कि वायसराय वेवले ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन जो बुलाया गया था शिमला में वेवले के द्वारा, उसका नेतृत्व जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। गांधी जी ने सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य का चयन वह स्वयं करेगी। यानी कि वायसराय परिषद में जो भी क्या कहते हैं कार्यकारिणी परिषद को नियुक्त किया जाएगा और उसमें जितना भी मुस्लिम समुदाय के लिए सीट मिलेगा, उस मुस्लिम समुदाय के जो है नियुक्त जो है मुस्लिम लीग अपने तरफ से करेगी। ठीक है, यह कहा था। अब मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा, अतः वेवले ने 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग जब नहीं माना तो इस सम्मेलन की विफलता की घोषणा जो है वेवले ने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और यह सारा कार्य किसके काल में हो रहा है? लॉर्ड वेवले के कार्य में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1945 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह 1945 ईस्वी में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में। 1945 ईस्वी में जो है क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार, और यह इंग्लैंड में बनी थी, सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था और दिसंबर 1945 में जो है घोषित चुनाव परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानसभा मंडल में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में इतना 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब, प्रांतीय का बात कर रहा है, प्रांतीय क्या कहते हैं? प्रांतीय विधानमंडल का बात कर रहा है। प्रांतीय विधानमंडल में मुस्लिम लीगों को बंगाल और सिंध दो ही जगह जो है वह बहुमत मिला था। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी पंजाब में। ठीक है, और ये सारा कार्य वेवले के समय में ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वेवले के कार्यकाल का? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, और यह जब भारत आया तो इस समय कौन था वायसराय? वेवले था। याद रखिएगा कौन था? वेवले था। इस मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और क्या कहते हैं एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, यानी 3 सदस्य, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य भारत आए थे। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इसमें 3 सदस्य थे, एक तो क्रिप्स, दूसरा लॉरेंस, तीसरा अलेक्जेंडर था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह क्यों आया था, कैसे आया था, किस कार्ड से आया था, इन सारी पॉइंट को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। अब देखिए 20 फरवरी 1947 ईस्वी में 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की जो सरकार थी, की सरकार ने हाउस ऑफ जो कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 ईस्वी तक जो है प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। यानी कि जून 1948 ईस्वी तक जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। यह घोषणा जो है लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन की संसद में हुआ था। लंदन की संसद को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो याद रखिएगा। और इस समय घोषणा करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, और वेवले के समय भारत में इस समय लॉर्ड वेवले जो है वह वायसराय था। ठीक है, तो याद रखिएगा।
वेबले के बाद जो गवर्नर जनरल बनकर यानी कि वायसराय बनकर भारत आता है वह कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इन्होंने मार्च 1947 ईस्वी से जो है जून 1948 ईस्वी तक भारत में रहा और इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारत जो है वह स्वतंत्र हो चुका था अंग्रेजों से। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में देखिए सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ और इसमें भारत विभाजन शामिल था। माउंटबेटन योजना के तहत क्या करा गया? भारत को विभाजन किया गया, दो भागों में बांटा गया, पाकिस्तान और क्या कहते हैं भारत, दो भाग में बांटा गया। भारत को पाकिस्तान से जो भारत को जो है पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत, तो याद रखिए। अब देखिए 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, क्लीमेंट एटली के द्वारा, जिसने 18 जुलाई को यानी कि 14 दिन के बाद इस जो है भारत को स्वतंत्रता विधेयक की जो है स्वीकृति मिली। कहाँ? यह ब्रिटिश संसद में। और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इसी विधेयक में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में क्या है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारत स्वतंत्र हो चुका था और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वह लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था, ठीक है। देखिए अभी तक जो है फिर से जो है वायसराय का पद था, क्या था? वायसराय का पद था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय की पद को खत्म करके जो है गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। तो याद रखिएगा भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए हम जो है यहाँ कुछ इसी तरह लिस्ट बना कर लाए हुए हैं। इस लिस्ट से जो है आप लोगों को जो भी डॉट होगा आप लोग के बीच वह डॉट क्लियर हो जाएगा। देखिए यह लिस्ट में क्या है कि देख लीजिए, यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन था ना, अभी लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन आया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय पहला वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग कौन था? पहला वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कौन था? पहला वायसराय था। और लॉर्ड कैनिंग के बाद जो है लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था और अंतिम वायसराय यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और इसी के समय में जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय की पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय की पद को समाप्त करने के बाद फिर से जो है गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो याद रखिएगा भारत का अगर पहला वायसराय पूछ दे तो लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय पूछ दे तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि पूछते जब भारत आज़ाद हो गया तो वायसराय पद को खत्म करके गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? उसी लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ ले तो राजगोपालचारी था। और इसके बाद भारत में अब गवर्नर जनरल की पद को खत्म करके राष्ट्रपति का पद लाया गया। और यह राजगोपालचारी जो था एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। कौन था? यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। कौन? राजगोपालचारी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह जो है आज की इस वीडियो में जो है क्या कहते हैं गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों के अधीन गवर्नर जनरल का जो भी कार्यकाल था उसके कार्यकाल में क्या कैसे हुआ वह जो है खत्म हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को पढ़ेंगे। अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्या करते हैं हम लोग पढ़ ही लेते हैं। 30-35 नाम दिया गया है, इस नाम को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 1857 ईस्वी की क्रांति से पढ़ेंगे। अब देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विरोध यानी अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए जो है कुछ विद्रोह किए गए थे। तो देखिए सन्यासी विद्रोह, यह विद्रोह प्रभावित किस किस क्षेत्र को किया था? बिहार और बंगाल को किया था। संबंधित सन्यासी विद्रोह से नेता कैना सरकार दिरजी नारायण थे। और यह कब से कब तक? 1760 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था, ठीक है। फकीर विद्रोह, यह बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया था। पहाड़ी विद्रोह बिहार भागलपुर के क्षेत्र को।
उसके बाद क्या कहते हैं, चुआरो विद्रोह, यह जो है बांकुर बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया था। चेरो विद्रोह झारखंड पलामू के क्षेत्र को प्रभावित किया था। देखिए 2-4 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड अगर है क्वेश्चन इस विद्रोह में तो बिहार पीसीएस एग्जाम में या बिहार टीचर एग्जाम में या बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह कुछ करके। ठीक है, और बिहार के एग्जाम में तो झारखंड से रिलेटेड भी पूछा जाता है, क्योंकि 2000 ईस्वी तक जो है झारखंड जो था वह बिहार का ही हिस्सा था। अब देखिए पौलीगरों का विद्रोह, यह तमिलनाडु में हुआ था। यह उसके बाद वेलाटप्पी विद्रोह क्या हुआ था, ट्रावनकोर में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। यह 2 पॉइंट पागलपंथी, बहावी, उसके बाद अहोम, कोल, यह तीनों पॉइंट जो है काफ़ी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो याद कर लेना है। देखिए बहावी विद्रोह आंदोलन जो है वह बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। उसका देखिए भूमिज विद्रोह झारखंड में हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ था। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में, यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, यह तीनों पॉइंट, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, यह तीनों पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था। इसका नेता सिद्धू कान्हा थे। ठीक है, सिद्धू कान्हा थे। मुंडा विद्रोह कहाँ, झारखंड में हुआ था और इसका नेता बिरसा मुंडा थे। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसका नेता दिगंबर थे। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था जिसका नेता तिरुत सिंह थे, और नील आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बंगाल क्षेत्र प्रभावित रहा था। पावना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। उसके बाद कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। यह तीनों पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ये तीनों पॉइंट को जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रंपा का विद्रोह आंध्र प्रदेश में है। ताना भगत आंदोलन बिहार में है। तेभंगा आंदोलन बंगाल में है। तेलंगाना आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। यहाँ से ताना भगत आंदोलन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग कल से जो है यहाँ 1857 की महान क्रांति को पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में देखिए क्या दिया गया है कि तिलक माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, और इसी कारण उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था तिलक माझी को। और 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी तिलक माझी को। तिलक माझी को फांसी दे दी गई थी, और इसी तिलक माझी के नाम पर भागलपुर में अभी तिलका माझी यूनिवर्सिटी जो है वह चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। इस क्षेत्र में दामन एक कोह के नाम क्षेत्र में, उसके बाद गैर आदिवासी एवं अंग्रेज के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया, और संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हा, चांद, भैरव ने किया, और सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया, और जुलाई 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान से अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। ठीक है, तो कुछ डिटेल जो था वह दिया गया था आंदोलन विद्रोह के बारे में। अब देखिए यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में दिया गया है। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, जो पलामू जिले तमार के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। बिरसा ने 1895 में अपने आप को बिरसा अकबर क्या कहते हैं, वह ईश्वर का दूत घोषित किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उड़ीसा के कंध आदिवासी के बीच मारियाहा प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। नोट में दिया गया है, भगत जवाहर मल के शिष्य रामशीष ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों की कड़ाइयों से सामना किया, और बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया। रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
तो देखिए अब हम लोग जो है आगे की वीडियो, अब क्या कहते हैं, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 1857 ईस्वी की क्रांति से पढ़ेंगे। ठीक है।